जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल यानी कोशिका। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को भी पूरा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेल यानी कोशिका। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक यानी संरचना बनाने वाली। देखिए, जीवधारी एक कोश की हो सकता है या बहुकोश की हो सकता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर अगर है, एक कोश की है, तो यानी इसमें एक कोशिका है, और अगर बहुकोश की है तो इसमें इसका मतलब है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो कई छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं वो आपस में मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी टिश्यूज का निर्माण करती हैं। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, किसी घर का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले उसमें आपको जरूरत होती है ईंट की। कई ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करती हैं। कई दीवारें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती हैं। कई व्यवस्थित रूप से बने हुए कमरे एक मकान का निर्माण करते हैं। तो मकान के संदर्भ में मकान के लिए जो संरचनात्मक इकाई है वो ईंट है। उसी प्रकार जीवधारियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उनकी संरचनात्मक इकाई एक कोशिका है। अब कार्यात्मक इकाई का मतलब हुआ कि जो फंक्शनिंग होगी वो एक सेल से ही शुरू होगी, यानी उस छोटी कोशिका से ही शुरू होगी। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। सेल जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, सेलुला, जिससे लिया गया है, और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा। और कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ये सवाल देखिए जनरली पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में बॉटल की कॉर्क सेल्स को देखा, तो उन्हें मधुमक्खी की छत्ते जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। कुछ समय बाद एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पस सेल्स को चेक किया। बैंडेज पर जो पस था उन पस सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप में देखा, और सबसे पहले जो है लाइव सेल्स को यानी जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही देखा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं देखी थी। तो अगर सवाल ये आता है कि सबसे पहले कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया, तो आंसर होगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है, यानी इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो फीमेल का ओवम है, महिला अंडाणु है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल्स हैं। वहीं सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स हैं। बात करते हैं सेल थ्योरी की, यानी कोशिका सिद्धांत की। तो दो वैज्ञानिक थे, थियोडोर श्वान और एमजे श्लाइडन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसमें दो बिंदु रखे। इन्होंने कहा कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शो। इन्होंने अपना एक पॉइंट सबमिट किया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला असेलुला, यानी सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो सवाल अगर यह आता है कि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपका आंसर होगा थियोडोर श्वान और मैथ्यूस स्लाइडन द्वारा। अगर यह पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला सेलुला या सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, ये प्रतिपादित किसने किया कोशिका सिद्धांत में, तो इसका आंसर होगा रुडोल्फ विर्शो। बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो कोशिकाएं बेसिकली दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, और न ही कोई अन्य कोशिकांग जो हैं वो स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं या विकसित होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, आर्कीबैक्टीरिया हुआ। और वहीं यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो इनमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है। जो अन्य कोशिकांग होते हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई या प्रोटिस्टास। ये एक डायग्राम है एक एनिमल सेल का, एक्चुअली ये जिसको एक बार आप देख लें। देखिए, इसके इस कोशिका में ये जो हिस्से हैं जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूं,
ये कोशिकांग हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये लाइसोसोम हुआ, ये वैक्यूल्स हुई, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये गोल्जी ऑपरेटस हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सबको एक आवरण घेर कर रखता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बारे में करके हम चर्चा करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि जैसे हमारे थैले में रखा हुआ सामान थैले की वजह से सुरक्षित होता है। जैसे थैले में मान लीजिए हमने कई सामान रख लिए, बाजार गए, कई सामान खरीदने के बाद उसे थैले में रख लिया, तो उससे क्या हुआ कि वो एक निश्चित जगह पर है, यानी इधर उधर नहीं है वो। तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं ये एक वॉल से घिरे हुए होते हैं। इसको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई नाम दिए गए हैं। किसमें क्या नाम दिया गया है हम आगे बात करेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल की, यानी कोशिका के अवयवों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हमारे कई कोशिकांग हैं, ठीक है, ये कोशिकांग किसी एक आवरण से घिरे हुए हैं। इस आवरण को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में 1972 में एस.जे. सेंगर और जी.एल. निकोलसन ने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इस बायोलॉजिकल मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड होती है, जिसमें लिपिड की जो लेयर है वो डबल है, लिपिड की ही डबल लेयर है, और प्रोटीन जो होता है इसमें एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, और ये लेटरल डिफ्यूजन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ये जो सेल येलो कलर से मैंने बनाया था ये भी नहीं होती है, और ना तो सेल वॉल होती है, ठीक है। यहां पे यही डबल लेयर्ड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म की। देखिए कोशिका, ये मान लीजिए एक कोशिका है और इसके अंदर ये छोटे छोटे कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला समस्त द्रव्य जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें न्यूक्लियस यानी आपका केंद्रक भी शामिल है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, वो भी शामिल होता है। तो साइटोप्लाज्म फिर किसे कहेंगे? जब इसी पूरे प्रोटोप्लाज्म में से आप न्यूक्लियोप्लाज्म को घटा देते हैं, यानी हटा देते हैं, तो इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली भी देखना चाहें अगर आप, तो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब कंपोनेंट ऑफ सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, कोशिकांगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। देखिए जिस प्रकार से ब्रेन ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी कंट्रोल करता है पूरी सेल को। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल यानी हमारा आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर ही पाया जाता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, साथ ही साथ डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कई बार एग्जाम से पूछा गया, हिंदी में से प्रतिलेखन कहते हैं। और सवाल यह भी पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? हमारे न्यूक्लियस में होती है। अगला है सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल्स यानी रसधानी। इसकी खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये विभिन्न पदार्थों के स्टोरेज और डिस्पोजल का काम करती है। अगर हम एनिमल सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसमें रसधानी जो है वो छोटी होती हैं और फूड मटेरियल को जो स्टोर करती हैं। वहीं प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये पानी को स्टोर करने का काम करती हैं। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज रिचर्ड अल्टमान ने की थी और इसका काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। इसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ये सवाल देखिए आम हो चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। अब ये एनर्जी जनरेशन होता कैसे है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसमें एटीपी जनरेशन होता है। तो अब सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया
में वो कौन सी साइकिल है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वह क्रेब्स साइकिल, या ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, तो क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला कोशिकांग है हमारा लाइसोसोम। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ऐसा काम है जो सेलुलर वेस्ट है, यानी जो कोशिका के अंदर बनने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिग्रेड करना, क्योंकि इसके अंदर कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इसे आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अगर किसी कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों अपने काम को करने में अक्षम हो जाते हैं तो उस समय ये बर्स्ट कर जाता है और इसके अंदर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो पूरी कोशिका में बिखर जाते हैं और बाकी सारे कोशिकांगों को ये डिग्रेड कर देते हैं, जिससे डेथ हो जाती है। अगला जो कोशिकांग है हमारा राइबोसोम। इसकी खोज जॉर्ज पैलेडे ने की थी और इसका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना है। सवाल यहाँ से यही पूछा था कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है, तो वो है राइबोसोम। सवाल ये पूछा था कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है और ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कोशिका के किस हिस्से में होती है, तो ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 70S और यूकैरियोटिक सेल्स में ये 80S टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो S लेटर है इसका मतलब है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। इस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में कौन सा मॉलिक्यूल पहले बैठता है, मतलब सेडिमेंटेशन किसका पहले होता है, उस बेस पर इनका नामकरण किया जाता है। अगला जो कोशिकांग है हमारा वो है गोल्जी बॉडीज। इसकी खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडीज रखा गया और इसका काम जो एक्सपोर्टेशन या पैकेजिंग का काम है और इसे कोशिका के ट्रैफिक पुलिस या यातायात पुलिस के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम। इसकी खोज थियोडोर बॉवेरी ने की और कोशिका विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सेंट्रोसोम। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि कोशिका विभाजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है सेंट्रोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इसे हिंदी में तारक काय भी कहा जाता है, तारक काय। अगला कोशिकांग हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसकी खोज कीथ पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने की थी और ये कोशिका के स्केलेटन सिस्टम को बनाने का काम करती है। देखिए आप जैसे मान लीजिए कोशिका है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लगी हुई होती है। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड यानी लवक। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसको नोट करिएगा, ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तीन तरह का होता है, इस कलर के हिसाब से मैंने आपको दिखाया भी है। क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। क्रोमोप्लास्ट ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूल फल कंद और जड़ों में कैरोटीन्स और जैंथोफिल्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं यानी रंगहीन होते हैं और जो कोशिका के वो हिस्से जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है वहां पर ये पाए जाते हैं और भंडारण का काम जो है वो ल्यूकोप्लास्ट ही करता है। अगला डिफरेंस देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या फर्क है। तो सबसे पहले है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती बट एनिमल सेल में ये पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। प्लास्टिड यानी लवक एनिमल सेल्स में जो है वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। वैक्यूल्स यानी रसधानी एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं लेकिन ये छोटी होती हैं और प्लांट सेल्स में ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं जबकि प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में ये थोड़ा रेयर होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में ये फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। और भी कई फर्क हैं, जैसे जो हमारा न्यूक्लियस है जो केंद्रक है उसकी लोकेशन, एनिमल सेल्स में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है जबकि प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल की तरफ में जो होता है वहाँ लोकेटेड होता है। ये मेन डिफरेंस है, इनका ध्यान रखिएगा, खासकर ये सेल वॉल का, प्लास्टिड का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये तीन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है या कंपोनेंट ऑफ सेल जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है, तो इस तरह के इन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें आप। यहाँ तक मैंने आपको कोशिका और कोशिकांग और उसके अदर कंपोनेंट्स के बारे में बताया और मैंने कोशिश की कि जितना बेहतर मैं आपको दे सकूं।
और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने इस पर फोकस किया है और ज़्यादा लेंदी बनाने की कोशिश नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।